नमस्कार साथियों, कॉन्स्टिट्यूशन की इस नई क्लास में आपका स्वागत है। अब हम लोग 1786 का कॉर्नवालिस कोड पढ़ चुके हैं, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों के सामने क्या है, 1793 का चार्टर एक्ट है। आज 1793 का चार्टर एक्ट और 1813 का चार्टर एक्ट, इन्हीं दो विषयों को, इन्हीं दो चैप्टर को पढ़ाना है। और क्योंकि बहुत तेज, बहुत इकट्ठा जो है लेके चलने का कोई मतलब नहीं है, धीरे धीरे हम लोग समझेंगे, क्योंकि चीजों को समझना बहुत जरूरी है। 1793 का एक्ट, ठीक है, और 1813 का एक्ट, इन दोनों को हम समझेंगे कुल मिला के कि 1786 के बाद जो कॉर्नवालिस कोड के बाद की जो स्थिति होती, कॉर्नवालिस कोड तो मान लीजिए कि थोड़ा सा रहता है, स्पेशली वो सिर्फ लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए ही आया होता है। 1773 का मेन एक्ट होता है, 1773 का एक्ट मेन वही एक्ट होता है। उसके बाद फिर जो छोटे छोटे आते हैं, जैसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट का आता है, इसके बाद फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है, इसके बाद फिर आता है ये कॉर्नवालिस कोड आता है। ये तीनों जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं थे, छोटी छोटी रियायतें जो है दे रहे थे। तो इस वजह से सरकार ने फिर 20 साल के बाद 1773 में प्रॉपर एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ये मैंने पहले बता दिया है। उसके विषय में क्या क्या चीजें हैं इसको मैंने बता दिया है। फिर ठीक 20 साल के बाद कंपनी के लिए एक एक्ट आता है, 1793 का एक्ट आता है, जिसमें बहुत ज्यादा बातें नहीं होती। ये एक्ट बहुत खास नहीं है, 2-3 लाइन इंपॉर्टेंट की रहती हैं। क्या इंपॉर्टेंट की रहती हैं? ये इंपॉर्टेंट की रहती है, अगर पहली बात देखा जाए तो जो 1786 में कॉर्नवालिस को अधिकार दिया गया था कि वो अपनी मंत्रिपरिषद, यानी कि जो उसकी परिषद, जो उसके सहायक होते हैं, उनका वो डिसीजन रद्द कर सकता था, यानी कि अपने परिषद के निर्णय को ना मानने के लिए वो बिल्कुल से स्वतंत्र था, माने या ना माने ये उसकी इच्छा होती थी। तो उस बात को जो है 1793 के एक्ट से क्या कर दिया गया, 1793 के एक्ट से, 1793 के एक्ट से उसको पूरी तरह से लागू कर दिया गया कि गवर्नर पूरी तरह से स्वतंत्र है अपनी परिषद के निर्णय को मानने या न मानने के लिए, पूरी तरह से परिषद के निर्णय को मानने के लिए या न मानने के लिए। ये प्रश्न भी आए हुए हैं एग्जाम में, ठीक है, ऐसा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 1793 का एक्ट का इंपॉर्टेंट है, हर एक्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है, हर चीज की इंपॉर्टेंस होती है, बस समझने वाली बात होती है, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी पूछा जा सकता है। इसका तो कुछ है नहीं निष्कर्ष की, बिल्कुल से रटा रटाया फार्मूला है, बिल्कुल उसी पे दे देंगे। तो एक पहली बात तो मोटा मोटा ये हो गया कि 1793 के एक्ट से इसको कर दिया गया। दूसरा क्या कर दिया गया कि जो कलकत्ता की परिषद है, यानी कलकत्ता की जो गवर्नर परिषद है, कलकत्ता परिषद है, उसको पूरी तरह से बंबई और मद्रास के ऊपर कर दिया गया, ठीक है। यानी कि अब इन दोनों को किसकी बात माननी पड़ेगी, कलकत्ता परिषद की बात माननी पड़ेगी, लगभग 100% नहीं है अभी भी, लेकिन लगभग काफी पूरी बातें माननी पड़ेगी। अब ये कह दिया गया है, ठीक है। अब कोई भी परिषद, जैसे बंबई और मद्रास की परिषद है, वो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। अगर वो कलकत्ता की परिषद जो गवर्नर जनरल की है, अगर वो कोई डिसीजन लेता है तो उसको इन दो जो इनके रहते हैं जो है गवर्नर, उनको मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। तीसरी बात क्या होती है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना रहती है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब रहती है, 1784 में, ठीक है। पिट का एक्ट जो आता है, ठीक है, मैं कल भी बता चुका हूं, यानी इसके पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास मैंने लिया था उसमें मैंने बता दिया था कि ये है। तो इसमें जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, तीसरा पॉइंट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, उसका नियंत्रण जो है और पुख्ता कर दिया गया, यानी कि जो डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नियंत्रण डायरेक्टर्स के ऊपर ज्यादा कर दिया गया, डायरेक्टर्स के ऊपर ज्यादा कर दिया गया। डायरेक्टर कौन,
जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, जो जब रेगुलेटिंग एक्ट बना था तो उसके पहले भी डायरेक्टर थे, 1773 से इन डायरेक्टरों की संख्या कितनी कर दी गई थी? 24 कर दी गई थी। ये जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, ठीक है ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इनकी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में कितनी संख्या निश्चित कर दी गई थी? 24 निश्चित कर दी गई थी। आप लोग इन सब चीजों को भूलिए मत, कहीं लिखते चलिए। जो भी बच्चे देख रहे हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप अगर इन सब चीजों को, छोटी छोटी चीजों को लिखते रहेंगे तो कहीं भी एग्जाम में नहीं फंसेंगे और आंसर निकाल ले जाएंगे। यही एक ट्रिक होता है और कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। आप चाहे पूरा ग्रंथ पढ़ डालिए, जब तक आप एग्जाम में छोटी छोटी बातों को नहीं करेंगे, ट्रिक नहीं लगाएंगे, तब तक क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ऊपर कर दिया गया, ठीक। और जो चौथी बात है, कुल मिला के 3-4 बातें महत्वपूर्ण थी, 3 बातें हो गई हैं, ठीक है, कि जो परिषद का निर्णय है उसको जो है अब जो दो जगह की और है, मद्रास और बंबई के, उसके हवाले कर दिया गया, यानी कलकत्ता परिषद सबसे ऊपर हो गई, ठीक है। इसके बाद जो कह सकते हैं कि अब फिर अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है कि जो इसमें 4 की जो परिषद होती है, यानी कि 3+1, ठीक है। 3+1 कब से हुआ है? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट से 3+1 हुआ है, यानी कि पहले 4+1 था। रेगुलेटिंग एक्ट में कितना था? 4+1 था। परिषद में कौन कितने लोग रह सकते हैं? 4 मेंबर होते थे, एक गवर्नर होता था। पिट्स के द्वारा क्या कर दिया गया? एक कम कर दिया गया। अब टोटल 4 हैं, 3 मेंबर हैं और एक कौन है? एक गवर्नर साहब हैं, ठीक है। तो ये 4 लोग हो गए, ठीक। समझने के लिए मैं कह दे रहा हूं, बार बार आपको बता रहा हूं कि कोई भी चीज आपके जहन से निकल ना पाए, दिमाग से, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। तो इसमें कार्यवाही जब आता है तो उसकी क्या शर्त होती है? उसकी ये शर्त होती है कि जो मुख्य सेनापति का पद है वो भी वही धारण करेगा, यानी कि वो उसके लिए होगा और कोई दूसरा तीसरा नहीं आएगा। अब मुख्य सेनापति के पद को ये अनिवार्यता समाप्त कर दी गई, यानी कि जो भी मेंबर आएगा एक, वो मुख्य सेनापति नहीं रहेगा, ये स्वतंत्र हो गया है। अब ये अनिवार्य रूप से नहीं है कि जो 4 लोग होंगे उसमें एक मुख्य सेनापति रहेगा ही रहेगा। अब क्या कर दिया गया? जो 4 लोग हैं 1793 के एक्ट से, उसमें से मुख्य सेनापति नहीं भी रहेगा तो भी काम चलेगा, कंपलसरी नहीं रह गया है, ठीक है। ये जो 1793 का एक्ट है ये इन मायने में महत्वपूर्ण है, छोटी छोटी चीजों को जो है बदल दिया गया कंपनी में। और थोड़ा सा कह सकते हैं कि कंपनी के व्यापार को जो है उसको दबा दिया गया। एक प्रकार से दबाने का मतलब है कि अब कंपनी बिल्कुल से कह सकते हैं कि मरणासन स्थिति की ओर जा रही व्यापारिक रूप से। अभी आप 1813 के एक्ट में देखेंगे, ठीक है। ये 4 पॉइंट है, मैं फिर से कह रहा हूं, आप अपने तरीके से जो भी लोग देख रहे हैं वो नोट्स बनाते रहें। पॉइंट आप बहुत सारी चीजें मत लिखिए, पॉइंट लिखते जाएंगे तो आपके समझने के लिए चीजें ठीक रहेंगी। ऐसा नहीं, आप छोटे बच्चे नहीं कि हाँ 8-10 साल वाले बच्चे हैं कि आपको पूरी कहानी, राम कहानी लिखनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको ग्रंथ नहीं बनाना है, आपको ट्रिक अपनानी है जो एग्जाम में आपके काम आ जाए और आप उससे पेपर सॉल्व कर ले जाएं, ठीक है। तो ये हो गया 1793 का एक्ट, जो बहुत कुछ नहीं बदलाव लाया, पर यह कि थोड़ा बहुत बदलाव लेके चला आया, ठीक है। अब क्या होता है? अब आता है सीधे सीधे, बीच में कोई नहीं आता है, इधर उधर की बातें, कोई भी एक छोटा मोटा संशोधन नहीं आता, सीधे सीधे आता है 1813 का अधिनियम। यहां से ये जो 1813 का अधिनियम है, ये 1773 के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट हो जाता है। फिर लगातार इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी, क्योंकि इस एक्ट में ऐसी कुछ बातें कह दी गई जिससे कि कंपनी लगभग व्यापारिक रूप से भारत में समाप्त हो जाती है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मैं शॉर्टकट नहीं अपनाता, तैयारी का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जो लोग शॉर्टकट अपनाते हैं वो लोग देख सकते हैं भाई, उसमें कोई बात नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि 1813 का अधिनियम थोड़ा सा मैं समझा दूं, अगर समझ में आ जाए चीजें। 1813 का अधिनियम 1793 और 1813
के बीच का कितना गैप है? 20 साल का गैप है, ठीक है ना। हाँ, 1793 में एक बात और भी होती है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 साल के लिए और बढ़ा दिया जाता है, इसीलिए ये 20 साल बढ़ के 1813 हो जाता है। ये बातें बकायदा 1793 में लिख दी जाती हैं। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार भारत और अन्य पूर्वी एशियाई के देशों में रहेगा, खास करके भारत के लिए, ठीक है। तो 1813 आते आते यूरोप में बहुत जबरदस्त बदलाव आ जाता है। अगर जो लोग इतिहास जानते हैं, विश्व इतिहास अगर थोड़ा बहुत जानते हैं, तो जिन्होंने नेपोलियन का नाम सुना होगा, नेपोलियन बोनापार्ट, ये वही व्यक्ति है नेपोलियन बोनापार्ट। ये फ्रांस का सबसे महान शासक आज तक का माना जाता है, और जिसने पूरे यूरोप को अपने घुटने पे बिठा दिया था। यानी कि कह सकते हैं कि पूरे यूरोप में इसका तहलका था, पूरे यूरोप का शासक था। बस इसकी एक ही इच्छा थी कि ये किसी तरीके से ब्रिटेन को घुटने पे ला दे, ठीक है। ऐसा थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन पूरे कह सकते हैं कि ब्रिटेन के जो यूरोपीय व्यापार थे, यानी कि ब्रिटेन देश एक पूरा कह सकते हैं कि चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ देश है। इसकी जो स्थलीय सीमा है वो किसी दूसरे देश से नहीं जुड़ती है, पानी के माध्यम से जुड़ती है, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि ब्रिटेन का जो यूरोप में व्यापार होता था, ठीक है ना, यूरोप के जो अन्य देश हैं, यूरोप के अन्य देशों में जो ब्रिटेन का व्यापार था, उसको नेपोलियन बोनापार्ट ने लगभग समाप्त कर दिया था, ठीक है। और ये कब की बात है? ये नेपोलियन बोनापार्ट ने 1799 से 1809 के बीच में लगभग पूरे यूरोप में तहलका मचा दिया था, ठीक है। यही वो काल है जब नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था आती है, जिसमें बिल्कुल से वो ब्रिटेन को अन्न के लिए तड़पा देना चाहता है, ठीक है। वो तो विश्व इतिहास की बात मैं आपको समझने के लिए बता दे रहा हूं, ठीक है। ऐसी स्थिति में 1813 आते आते ब्रिटेन में जो अन्य व्यापारिक समूह होते हैं, जो अन्य बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं, क्योंकि ब्रिटेन में अब धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति के थोड़े बहुत लक्षण भी दिखने लग रहे हैं, ठीक है। तो ब्रिटेन के लोगों का ये कहना है, जो अन्य व्यापारिक समूह हैं, कि हमको भी जाना चाहिए भारत की ओर व्यापार करने के लिए, या जहां जहां ब्रिटेन का व्यापार चल रहा है वहां वहां हमको भी जाने दीजिए। सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को या एक आध जो कंपनी होती है जो मिल जाती है, इससे बाद में समूह में जुड़ जाती हैं जो है, उसके अलावा भी बहुत सारे समूह होते हैं व्यापार करने के लिए, जो ये लगातार सरकार पे दबाव डालते हैं कि अब हमको जाने देना चाहिए, अब मत रोकिए। ऐसी स्थिति में, इन्हीं सब परिस्थितियों में 1813 का एक्ट आता है, और 1813 का जब एक्ट आता है तो जिसका कंपनी को डर था लगभग वही हुआ, ठीक है ना। जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार रहेगा, ठीक है ना। समाप्त कर दिया गया, ठीक है, दिया गया, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है? सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार रहेगा, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार रहेगा, ठीक। ये चाय का व्यापार किसके साथ में रहेगा? भारत के भी साथ में रहेगा, एकाधिकार है अभी, ठीक है ना। ये जाके कब खत्म होगा? 1833 में खत्म होगा। फिर क्या होता है? तीसरी बात क्या होती है? ब्रिटेन के सभी लोगों के लिए व्यापार की सुविधा, लोगों के लिए व्यापार की सुविधा कर दी जाती है, सुविधा कर दी जाती है। यानी कि ब्रिटेन का कोई भी व्यक्ति, कोई भी समूह अब आके भारत या अन्य ऐसे देशों में जहां पे ब्रिटेन का शासन है, मैं सिर्फ भारत, अब समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, अदरवाइज ये भारत के ही लिए पूरी तरह से है, ठीक है ना। तो भारत में अब कोई भी आके व्यापार कर सकता है, ठीक। तो ये कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार
समाप्त कर दिया गया। सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार कंपनी का रहेगा। ब्रिटेन के सभी लोगों के लिए व्यापार की सुविधा कर दी गई, यानी कि सभी लोग आ सकते हैं, भारत में व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब फिर चौथा पॉइंट, इसमें 1813 के एक्ट में मैं जितने भी पॉइंट बता रहा हूं आप लोग जानते ही होंगे, बहुत सारे लोग जानते ही होंगे, लेकिन फिर से जानिए और इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें से हर समय प्रश्न आता है। ठीक, चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट क्या है कि पहली बार घोषित रूप से ईसाई मिशनरियों को भारत में आने के लिए आज्ञा दे दी गई। मिशनरियों के लिए, पहली बार ईसाई मिशनरियों के लिए भारत में आने के लिए आज्ञा दे दी गई। इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि इसके पहले ये लोग आते नहीं थे, लेकिन लिखित रूप से सरकार की तरफ से ये आदेश जारी कर दिया गया, ये अधिकार पत्र दे दिया गया कि भाई अब जाओ तुम लोग भारत में और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सको, जैसे भी प्रचार प्रसार करना है। ठीक है, यानी कि धर्म के प्रचार के लिए ये ईसाई मिशनरी जो है घोषित रूप से पहली बार भारत में आ रही है। ठीक, फिर अगला पॉइंट क्या है, पांचवा, पहली बार 1,00,000 रुपए का इंतजाम किया गया। पहली बार यानी कि बजट में पहली बार 1,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया, जिससे भारतीय शिक्षा को ब्रिटेन में बढ़ावा मिल सके। प्रावधान किया गया जिससे भारतीय शिक्षा को ब्रिटेन में, शिक्षा को भारत में बढ़ावा मिल सके। सॉरी, भारत में, ये अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, जिसमें भारतीय शिक्षा को भारत में प्रचार प्रसार के लिए, इससे भारतीय शिक्षा को भारत में प्रचार प्रसार के लिए बढ़ावा दिया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, लिखने में बहुत टाइम नहीं जाता है, लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तो आप लोग भी 2-2, 3-3 बार सुनते हैं तो वो चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है, इस वजह से ये सब सारी चीजें मैं करता हूं। मैं पहले से, मुझको ये समझ में आता है, मेरा अपना जो एक सोचने का तरीका है कि पहले से अगर चीजों को लिख के रखेंगे तो शायद आपको बहुत कम चीजें समझ में आए। ऐसे क्या होता है, मैं 1-2 बार लिखता हूं, 1-2 बार बोलता हूं तो चीजें आपके दिमाग में ज्यादा जाएंगी। ठीक है, तो ये 5 जो प्रमुख बातें हैं वो ये हैं। ठीक है, 1813 के एक्ट में, जो ये आपके एग्जाम में हर बार आती हैं, बार बार आती हैं, पूछा जाता है। प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि किस एक्ट के द्वारा पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। 1,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया, ये आपका प्रश्न आता है। बिल्कुल अच्छा सा प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न, सुंदर सा प्रश्न है। आपका उत्तर क्या रहेगा, 1813 का एक्ट। ठीक है, मैं जब प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करूंगा, अभी जब मैं 1858 के एक्ट में पहुंच जाऊंगा तो 1773 से 1758 तक के जितने प्रश्न आए हैं मैं यहीं पे सबको सॉल्व कराऊंगा, और आपको ये इतना फायदा लगेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कुछ कहने की बात नहीं। ठीक है, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए और मुझे थोड़ा सा सहयोग दीजिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, जो थोड़ा बहुत अपने सुझाव हो सकते हैं उनको दीजिए, जिससे कि मुझे मनोबल प्राप्त हो सके, क्योंकि आपका मोरल सपोर्ट ही मुझे बहुत साहस दे देगा। ठीक है, तो ये हो गया 1813 का एक्ट। और कुछ ऐसी इसमें विशेष बात तो है नहीं, अगर कुछ होगी तो आगे बताते रहेंगे जो है। हाँ, बाकी तो इसमें कुछ और पूरी तरह से है नहीं। ठीक है, ये रहा मेरे दोस्तों 1793 का एक्ट, 1813 का एक्ट। मैं कोशिश करूंगा कि
दो दो एक्ट एक लेक्चर में मैं लेता रहूं, ठीक है, जिससे कि एक्ट जो संवैधानिक इतिहास है विकास क्रम का, ये जल्दी से निपट जाए या समाप्त हो जाए। फिर इसके बाद हम लोग पूरी तरह से प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत करें, ठीक है। लेकिन ये सब ऐसा है संवैधानिक इतिहास का कालक्रम कि इसमें से एक्ट से बहुत क्वेश्चन आते हैं और लड़के फंस जाते हैं यहाँ पे छोटी छोटी चीजों में, क्योंकि ये बहुत उलझाऊ चीजें होती हैं। ठीक है साथियों, तो आज के लिए बस इतना ही, एक छोटा सा वीडियो था 1793 का और 1813 का एक्ट का। बाकी आपको कैसा लगता है हमारा ये लेक्चर, क्या सुझाव देना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए जो है। और मैंने जैसा कहा कि आप थोड़ा सा सहयोग करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, है ना। ज्ञान फैलाने से फैलता है, आपका भी फैलेगा, घटेगा नहीं, ठीक है। इस भ्रम में मत रहिए कि आपके लेक्चर अगर इस वीडियो को कोई दूसरा तीसरा देख लेगा तो उसका नॉलेज बढ़ जाएगा, आपका कम हो जाएगा। किसी का भी वीडियो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी का भी, उससे आपका ज्ञान बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।